नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इसे हम ऊब्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे एस स्टाइल के लिए होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ओके, तो आज से हम ऊब्स के बारे में बात करने वाले, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ कि ये जो इंडस्ट्री चल रही है, इसका जो बेस है वो ऊप्स है, तो वो गलत नहीं होगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि क्यों हम ऊप्स को यूज़ करते हैं, ऊप्स क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, इन सब चीज़ों के आंसर्स आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, वो है वाई ऊप्स, मतलब कि ऊप्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं कि ऊप्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नहीं, दुनिया के हर प्रोग्रामर के लिए ऊप्स जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊप्स क्यों? ये एस का मतलब होता है स्टाइल, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि C++ इज मेड बाय एडिंग OO फीचर्स टू C। OO फीचर्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स C में ऐड करने के बाद बनाई गई थी C++। वो किसने बनाई थी? बीजार ने स्ट्राउस्ट्रप में। अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही तो माफ़ कर देना। ओके, तो C++ बेसिकली ना बनाई गई थी C के ऊपर से ही, राइट? जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि C++ इज एक्सटेंशन ऑफ C, यानी जब C++ मार्केट में आई थी तो C ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी, राइट? तो स्ट्राउस्ट्रप में क्या किया कि C के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड करके नई लैंग्वेज बनाई, जिसको नाम दिया था C विथ क्लासेस। और उसके बाद जो उसका नाम बदल के हो गया C++। ओके, तो बेसिक एम यानी इनिशियल एम जो था वो था कि C में सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड करना, बट बाद में जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई C++ में। ओके, तो देखो यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का बहुत बड़ा महत्व है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात कर रहे होंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 इज़ कि देखो, हमने बहुत बार फेस किया होगा, मैं तो बहुत बार फेस करा है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम बड़ा होता चलता है, मतलब कि आपके प्रोग्राम की साइज जो है वो बड़ी होती चलती है, आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो कम होती जाती है। मीन्स आपको प्रोग्राम को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, आपको प्रोग्राम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, मेंटेनेबिलिटी कम हो जाती है आपके प्रोग्राम की, और बग फ्री नेचर भी कम होता जाता है। मतलब कि उस बड़े प्रोग्राम में बग फाइंड करना आपके लिए और मेरे लिए भी और किसी भी के लिए फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। बग फ्री नेचर उसका डिक्रीज हो जाता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये जो सभी जो प्रॉब्लम्स है ये हम काउंटर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो यही प्रॉब्लम है C जैसे लैंग्वेजेस की, मतलब कि C जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की। वहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्राम बड़ा होता चलता है तो जो फ्लो है ना वो हमारे इंसानी दिमाग से नहीं कर पाता, मतलब कि समझ नहीं पाता। देखो तीसरा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है C रिलाइज ऑन प्रोसीजर और फंक्शंस, मतलब कि C यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है, पॉप कह सकते हो, पॉप कह लो, कुछ भी कह लो। पॉप यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो प्रोसीजर के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर ध्यान देती है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास होता है मेन फंक्शन C में, राइट? अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे F1 फर्स्ट फंक्शन होता है, F2 सेकंड फंक्शन होता है, और F3 F4, राइट? और उसके बाद कुछ कोड भी हो सकता है। ओके, तो क्या होता है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या करती है कि स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करती चलती है,
राइट। मतलब कि हम क्या करते हैं, F1 जब कॉल देते तो F1 के पास आते, उसके बाद F2 के पास आते, उसके बाद अगेन ये कोड एग्जीक्यूट कर दे, उसके बाद F3 के पास आते। तो ये सब जो होता है ना कि इधर से उधर, उधर से इधर, उसके बाद किसी फाइल में जाना पड़े तो फाइल में जाना पड़ता है हमें, राइट। तो ये सब चीज़ें है ना, ये हमारा दिमाग ज़्यादा देर तक ध्यान में नहीं रख सकता। इंसानी दिमाग की कुछ लिमिट होती है, राइट। वो हम सबको पता है कि इंसानी दिमाग थोड़े हद तक ही ये ध्यान में रख सकता है, राइट। अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा हमारे लिए ध्यान में रखने के लिए, या फिर समझने के लिए कह सकते हो, ओके। तो यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी कम हो जाती है और बग फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है कि क्यों सी में हमें ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऐसे प्रॉब्लम्स हमें क्यों आती है, ओके। तो आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि देखो, प्रोबेबली वी कैन नॉट एबल टू एड्रेस प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। मतलब कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो आप इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व तो कर लेते हो, बट अगर आपको बाद में कहा जाए कि उसको एक्सप्लेन करो तो आप नहीं कर पाते हो। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम आपको ही समझ में नहीं आता बाद में जाके। तो अगर आपका प्रोग्राम आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे को आप कैसे सही समझा पाओगे, यही मेरा पॉइंट है। तो यही प्रॉब्लम आता है सी के प्रॉब्लम्स में। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स हमें डिस्कस कर लिए। ये 3 पॉइंट जो है वो इंटर रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने 3 ही पॉइंट्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करी है, ओके। तो पॉइंट नंबर 4 है वो है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या, तो देखो सी में क्या होता है कि हम देखो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाते, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन में जाते, राइट। तो F1 का जो डेटा है वो F2 यूज़ करता है, F2 का डेटा है तो F3 यूज़ करता है, राइट। और जो ग्लोबल डेटा है वो सब फंक्शन यूज कर पाते हैं, राइट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा के ऊपर ध्यान नहीं रह पाता, राइट। कहीं का भी डेटा कहीं भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें फेस नहीं करनी पड़ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जो हम बनाते हैं क्लासेस के ऊपर से। अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, ओके। तो हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, हमारा आखिरी पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है भाई। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसका आंसर आपको इस वाले पॉइंट में मिल जाएगा। तो देखो, यूजिंग क्लासेस वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम बाय मॉडलिंग प्रोग्राम एज अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मतलब कि क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो का जो वो बना पाए थे प्रोग्राम में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो बड़े कंसेप्ट है, पहला है क्लासेस, दूसरा है ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो क्लासेस आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ। तो क्लासेस क्या है, क्लासेस इज अ टेम्पलेट। सिंपली भाषा में कहूँ तो क्लासेस इज अ टेम्पलेट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लासेस क्या है, देखो अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो एनिमल एक क्लास है, ओके। एनिमल एक क्लास बन जाएगा। देखो बेसिकली मैं बता दूँ कि जब हम क्लासेस तैयार करते हैं तो वो एज ए डेटा टाइप काम करता है, राइट। उसके हम ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं और ऑब्जेक्ट्स एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। तो एनिमल एक क्लास है। मतलब कि देखो एनिमल के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती है, राइट। ऐसे सब चीज़ें होती है जिसे हम मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। तो एनिमल्स के वेरिएबल्स क्या बनेंगे, एनिमल का टाइप कौन सा है, एनिमल का नाम क्या है, ओके। ये बन जाएगा उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब कि वेरिएबल्स, ओके। उसके बाद फंक्शंस, मतलब कि ये जो क्लास है ये क्या काम करेगा, मतलब कि ये क्या कर सकता है, राइट। तो ये रन कर सकता है, राइट। मतलब कि ये दौड़ सकता है, ये भौंक सकता है, भौंक नहीं सकता, ओके। साउंड, मतलब कि साउंड निकाल सकता है, राइट। तो ये हो जाएंगे इसके फंक्शंस। ये 2 इसके वेरिएबल्स हैं और ये 2 फंक्शंस हैं एनिमल के, ओके। और अब मैं जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं इन सारे के सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाऊंगा। मतलब कि ये तो सिर्फ हो गए इनके एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स, और ये हो गए फंक्शंस, मेथड्स, जिन्हें मेथड्स भी कहते हैं, ओके। तो एनिमल हो गया आपका क्लास, आप समझ लो, ओके। तो आप समझ में आ रहा है कि क्या है, क्लास इज अ टेम्पलेट। सपोज कि देख लेते हैं कि ह्यूमन इज अ क्लास, ह्यूमन एक क्लास है, राइट। ह्यूमन चल सकते हैं, ह्यूमन बोल सकते हैं, राइट। ये हो गए उसके फंक्शंस। ह्यूमन का कलर कैसा है, ह्यूमन के बाल के कलर कैसे है, राइट। ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स, राइट। और प्रसाद एक ऑब्जेक्ट हो गया,
संकेत एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी रानी एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट से ह्यूमन क्लास के, समझ रहे हो। वैसे ही एनिमल एक क्लास है जिसके हम अब ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉग, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, डॉग हो गया टाइप एनिमल का। उसके बाद नाम में रखता हूँ मोती, चलो ओके, मोती उस डॉग का नाम है। तो रन जो है उसका एक फंक्शन है, यानी कि डॉग रन कर सकता है। तो डॉग डॉट रन कर दूँ तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम में डॉग है वो रन करने लगेगा, राइट। साउंड, अगर मैं डॉग डॉट साउंड कर दूँ तो क्या होगा, आपका जो डॉग है प्रोग्राम में वो बार्क करने लगेगा, भौंकने लगेगा। समझ में आ रहा है। ये होता है क्लास और ये होता है ऑब्जेक्ट इस क्लास का। एनिमल इज अ क्लास एंड डॉग, या फिर कोई भी आप ले सकते हो, डॉग ले सकते हो, कैट ले सकते हो, कंगारू ले सकते हो, पिगविन ले सकते हो, वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स इस क्लास के, राइट। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो आपके वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की मदद से। आप क्लासेस को एज ए डेटा टाइप मान सकते हो और ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल्स मान लो, आपको समझने में आसानी बन जाएगी, राइट। तो अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, ओके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते, तो 6 पॉइंट क्या था, यूजिंग क्लासेस वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय मॉडलिंग प्रोग्राम एज अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो की तरह ही हम प्रोग्राम बना पाते विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, ओप्स, राइट। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊँगा, राइट। तो ओप्स का मेन उद्देश्य क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आसान करना, राइट। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ऐसा नहीं कर पाती, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन जो है वो हटाने का काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, मतलब कि पीओपी क्या होती है। पीओपी मतलब कि वो वाला पीओपी नहीं, इसे हम पॉप कहते हैं, ओके। तो व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओके। तो क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो देखते हैं, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, वो है वी राइट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, और हमारा कंप्यूटर क्या करता है, कुछ भी चूचा ना करते हुए वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करते चलता है स्टेप बाय स्टेप, ओके। मतलब कि क्या होता है, देखो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है, ओके। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन को कॉल लगाते हैं, F1 F2, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद F3, राइट। ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक एक करके सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते चलता है, यानी लाइन बाय लाइन वो हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते चलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस जो है वो है फंक्शंस के ऊपर, ना कि डेटा फ्लो के ऊपर। मतलब कि फ्लो ऑफ डेटा जो होता है इसमें मैटर नहीं, मतलब कि ज़्यादा फोकस नहीं होता इसमें। प्रोग्राम को अगर आपको अच्छे से रन करवाना है तो वहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा एंड फंक्शन दोनों काम में आने ही चाहिए, ओके। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो मेन फोकस होता है वो होता है फंक्शंस के ऊपर, ना कि डेटा ऑफ फ्लो के ऊपर। मतलब कि देखो क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, F1 कॉल होगा, हम जाएंगे F1 के अंदर, वहाँ पे कुछ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर होंगे जिन्हें हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो क्या होगा, वो लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, मेमोरी में उनकी जगह बनेगी, वहाँ पे वैल्यूज़ कुछ सेट होंगी, राइट। और उसके बाद जब उस फंक्शन का काम समाप्त हो जाएगा, जब उस वेरिएबल का काम समाप्त हो जाएगा, तब वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही F2 के लिए होगा, हम आएंगे F2 के बाद आएंगे हम F2 की तरफ। तो F2 में भी सेम होगा कि वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर होंगे उस फंक्शन में जिसे हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। उन वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, मेमोरी में जगह एलोकेट होगी, उनका हम यूज़ करेंगे फंक्शन में, और जब उनका काम समाप्त हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑटोमेटिकली फंक्शन के साथ, राइट। मतलब कि जैसे फंक्शन रिटर्न होता है तो जो वेरिएबल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। ऐसे है वर्किंग प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि फ्लो ऑफ डेटा के ऊपर, या फिर डेटा के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस नहीं रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस कैन यूज आइदर लोकल और ग्लोबल डेटा। मतलब कि क्या, देखो यहाँ पे फंक्शन जो है वो हर एक तरीके के डेटा को एक्सेस कर पाती है, चाहे वो लोकल हो या फिर ग्लोबल हो। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अभी तक हमने पॉप के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं ऊप्स के बारे में, ओके। तो ऊप्स वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट इन
उप्स। ओके, तो क्लासेस क्या है? क्लासेस इज अ टेम्पलेट जो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि एक एनिमल नाम का एक क्लास ली थी, राइट, जिसका डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम क्लास को तैयार करते हैं, क्लास को एक तैयार करते हैं, तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक कि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। मतलब कि क्लासेस के अंदर हमने सपोज 2 वेरिएबल्स तैयार कर दिए, 2 फंक्शंस तैयार कर दिए, उसको जो मेमोरी है वो तब एलोकेट होगी जब हम उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। इसको आप एज अ डेटा टाइप मान सकते हो। जब आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उसका वेरिएबल तैयार नहीं कर देते, राइट। उसी की तरह ही है, क्लासेस का कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट तैयार नहीं कर देते। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने टाइप और एंड नेम लिया था एज अ वेरिएबल ऑफ एनिमल क्लास, और रन और साउंड लिया था फंक्शन, राइट। एनिमल क्लास के रन एंड साउंड ये 2 फंक्शन हैं, राइट। तो अगर मैं डॉग डॉट रन कर दूँ तो आपका डॉग जो है वो भागने लगेगा, और अगर डॉग डॉट साउंड करो तो आपका डॉग जो है वो भौंकने लगेगा, राइट। तो एक बात समझ लो कि क्लासेस आर द टेम्पलेट्स। अगला पॉइंट वही है, क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ टेम्पलेट, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। मतलब कि अगर नेम कहूँ तो उस डॉग को मैं नाम दे सकता हूँ मोती, राइट। सपोज कि साउंड उसका हो जाएगा बार्क, राइट। तो ये सब ना वैल्यूज़ है जो हर ऑब्जेक्ट को अलग बनाती है, राइट। क्लास इज अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बेसिक टेम्पलेट की तरह है, बेस है वो, उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को तैयार करते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, ट्रीट्स डेटा एज ए क्रिटिकल एलिमेंट। मतलब कि उसमें डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, डेटा को एक क्रिटिकल एलिमेंट माना जाता है। मतलब कि देखो, सपोज मेरा एक क्लास बना हुआ है, मेरे क्लास में मेरा बैंक बैलेंस है, बैंक का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी आईडी है, राइट। ये सब चीज़ें हैं। तो मैं नहीं चाहता ना कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आके, दूसरा कोई क्लास, दूसरा कोई फंक्शन आके मेरा जो डेटा है उसे एक्सेस कर पाए, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ रूल्स बनाते हैं, उस रूल की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा किस फंक्शन में एक्सेसिबल है, राइट। अब वो कैसे तैयार होता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, वो रूल्स कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वो भी देखेंगे, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके सिंटैक्स, उसका जो यूज़ है वो हम कैसे कर पाते हैं वो भी देखते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, तो अब आप कह रहे हो कि क्या बकवास कर रहा है यार, कोडिंग शुरू करना। नहीं भाई, पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के सिंटैक्स और कैसे हम उसे यूज़ कर पाते इन प्रोग्रामिंग। ओके, तो उससे पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजी से जो आपको पता होनी चाहिए वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि एनकैप्सुलेशन हो गया, राइट। वो ये बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको उप समझ में थोड़ा बहुत आया ही नहीं। मुझे पता है कि आपको पूरा समझ में अभी नहीं आया होगा, बट थोड़ा बहुत समझ में आ चुका हो तो थम्स अप दे देना यार, और लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।